नमस्ते दोस्तों, मैं हिम्मत सेठ एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ एक नए विषय को लेकर। दोस्तों, आज 27 सितंबर है और आज हम जिस समय बात कर रहे हैं उस समय ये शहीद भगत सिंह जी की जन्मदिन की पूर्व संध्या पर हम बात कर रहे हैं। आज हम शहीद भगत सिंह के विचारों पर ही बातचीत करेंगे, उनके जीवन पर बातचीत करेंगे और समझेंगे कि आज कोई क्यों नहीं बनना चाहता है भगत सिंह। इसके ऊपर बातचीत करने के लिए मैंने आज हमारे प्रोफेसर चंडालिया और हेमेंद्र चंडालिया जी, जो श्रमजीवी कॉलेज में प्रिंसिपल भी रहे हैं और सेंट्रल यूनिवर्सिटी हरियाणा में वाइस चांसलर भी रहे हैं और हमारे अखबार के संपादक। तो ये आपको आज इनसे चर्चा करेंगे शहीद भगत सिंह के ऊपर। इनके साथ ही शंकरलाल जी चौधरी जो हमारे साथ हैं, जो CPI-ML के प्रदेश सचिव हैं और भगत सिंह के ऊपर इनका भी काफ़ी अध्ययन है। तो ये दोनों जने हैं और इंजीनियर पीयूष जोशी, ये भी आपके साथ आज इस चर्चा में भाग लेंगे। तो मैं ये कह रहा था कि शहीद भगत सिंह के ऊपर चर्चा करें और ये जाने कि आज क्यों कोई नहीं बनना चाहता है भगत सिंह। और उसके पहले मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि आज हमारे समाजवादी पूर्व सांसद किशन पटनायक की 21वीं पुण्यतिथि है। किशन पटनायक का महत्व इसलिए ज़्यादा है कि वो बहुत खाँटी समाजवादी थे। 1962 में सांसद बन गए थे। 1977 में उनको जनता पार्टी का टिकट फाइनल था, लेकिन उन्होंने मना कर दिया टिकट लेने से और उन्होंने कहा नहीं, मैं निर्दलीय चुनाव लड़ूंगा और जनता पार्टी मुझे सहयोग करे। इस बात पर बीजू पटनायक नहीं माने तो उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा, जबकि उस समय जनता पार्टी का टिकट मतलब श्योर संसद में पहुंचने की बात थी, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। तो ये इस तरह के समाजवादी, इस तरह के विचार के आदमी थे, त्यागी आदमी थे और एक ही तरह के। और ख़ास तौर से इनका जब वो उदय हुआ, मतलब खास पहचान इनकी बनी जब इन्होंने लिखा, किताब लिखी विकल्पहीन नहीं है दुनिया। और उस समय जब UK की प्रधानमंत्री मार्garet थैचर और अमेरिका के रीगन, ऐसे लोगों ने जब ये डिक्लेयर कर दिया था कि देयर इज़ नो अल्टरनेटिव, मतलब कोई विकल्प नहीं है, उस समय ये सामने आया और कहा कि नहीं, बहुत विकल्प हैं हमारे पास। और वो किताब इन्होंने उस तरह से लिखी, उससे काफ़ी लोगों ने प्रेरणा भी ली और आगे भी काम करने की। तो अभी आज मैं एक जने का और इसमें जिक्र करना चाहता हूँ और वो हैं वांगचुक, जो लद्दाख के नेता हैं, इंजीनियर हैं बेसिकली, और वहाँ इंस्टीट्यूट चलाते हैं, बच्चों के स्कूल वगैरह चलाते हैं। आज ही मेरे को पता लगा कि वो एक ऐसा स्कूल चलाते हैं जिसमें 90% या 95% या 99% मार्क्स हों तो ज़रूरी नहीं है कि उसका एडमिशन हो जाए। वो फेल बच्चों को एडमिशन देने में प्राथमिकता देते थे, क्योंकि जो अच्छे बच्चे हैं वो तो कहीं पे भी पढ़ सकते हैं। जो फेल हो जाते हैं या कमज़ोर बच्चे हैं, उनको तैयार करना और उनको निकालना और बराबर लाना, ये बहुत बड़ा काम है। तो ये वो कर रहे थे, आज उनको गिरफ्तार कर लिया गया। अनफॉर्चुनेट है ये। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब भगत सिंह जी ने मना किया था फांसी से माफ़ी मांगने के लिए और फांसी ली, उस समय आज वांगचुक साहब ने भी जेल जाना प्रेफर किया बनिस्बत की माफ़ी मांग करके बाहर लेना। तो हालांकि दोनों को कोई साम्य नहीं है, लेकिन फिर भी इस समय आज के युग में कोई जेल जाने से बचने के लिए क्या क्या समझौते नहीं कर रहा है, उस समय उन्होंने इस जेल जाना प्रेफर किया और कहा कि मैं तो इंतजार कर रहा हूँ कि मुझे गिरफ्तार करें। तो ये जो है
अ, ये तीनों लोगों का मैंने ना जिक्र किया अभी, लेकिन आज हम बात तो शहीद भगत सिंह पे ही करेंगे। और मैं सबसे पहले हेमेंद्र चंडालिया जी से, प्रोफेसर हेमेंद्र चंडालिया को आह्वान करता हूँ कि वो अपनी बात कहें। लेकिन उसके पहले मैं ये अपील भी करना चाहता हूँ कि अगर आपने अभी तक भी हमारे यूट्यूब चैनल महावीर समता संदेश को सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना न भूलें, और अगर वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें, और लोगों को भेजें, सोशल ग्रुप्स में डालें, कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट लिखें, सुझाव दें। आपके कमेंट और सुझाव हमें और बेहतर करने की ओर अग्रसर करेंगे। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार साथियों, सेठ साहब को धन्यवाद इस पृष्ठभूमि को तैयार करने के लिए। आज जो भी बातचीत हम लोग कर रहे हैं उसकी प्रासंगिकता को लेकर के आपने एक विस्तृत पृष्ठभूमि यहाँ तैयार की। साथियों, ये जो प्रश्न आपने उठाया कि क्या भगत सिंह कोई क्यों नहीं बनना चाहता, मैं इसको दूसरे तरीके से देखना चाहूँगा कि भगत सिंह बनने की ज़रूरत क्यों और ज़्यादा है। ऐसा नहीं है कि लोग भारत में ऐसे नहीं हैं जो वर्तमान स्थितियों को बदलने के लिए तैयार ना हो। ऐसा भी नहीं है कि लोग प्रयास नहीं कर रहे। बहुत ऐसे लोग हैं जो पूरे संकल्प के साथ वर्तमान वैश्विक व्यवस्था को नकारते हुए अपने अपने तरीके से वैचारिक आधार पर, संगठनात्मक स्तर पर और लेखन के माध्यम से अपनी भूमिका का निर्वाह करने की चेष्टा कर रहे हैं। ये अवश्य है कि जो वातावरण शहीद आज़म भगत सिंह के जीवन काल में था उसमें और आज के समय में बहुत अंतर है। 28 सितंबर 1907 को भगत सिंह जी का जन्म हुआ। उस समय अविभाजित भारत था और उसका जो हिस्सा अभी पाकिस्तान में है उसमें उनका जन्म हुआ। और उस समय तक भी अंग्रेजी साम्राज्यवाद के खिलाफ देश में बहुत सारे लोग खड़े हुए थे, जिसमें करतार सिंह सराभा का नाम बहुत ही सम्मान के साथ लिया जाता है, जो भगत सिंह जी की प्रेरणा के स्रोत थे। और उस समय एक तरफ अंग्रेजी शासन का दमन चक्र चल रहा था, दूसरी ओर पूरे देश में सामंतवादी व्यवस्था भी कायम थी। तो दोहरे संघर्ष से लोगों को गुजरना पड़ रहा था। भारत के लोगों की जो आशा और कल्पना थी वो एक लोकतांत्रिक देश के निर्माण की थी, और उसमें भगत सिंह और उनके साथियों की जो कल्पना थी वो एक समाजवादी देश के निर्माण की थी, जिसमें न सिर्फ राजनीतिक आज़ादी हासिल हो बल्कि हर व्यक्ति को न्याय मिले, आर्थिक विषमताएं समाप्त हो और एक खुशहाल देश बने जिसमें तर्क और विवेक के आधार पर लोग अपने निर्णय लें। वैज्ञानिक चेतना से युक्त एक समाज का निर्माण वे करना चाहते हैं। इस समय ऐसे विचार की आवश्यकता और ज़्यादा क्यों है, ये मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि हमारा जो लोकतंत्र स्वतंत्रता के बाद निर्मित हुआ, हाल के वर्षों में हम ये देख रहे हैं कि चाहे घोषित रूप से न हुआ हो, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं दबे छिपे स्वरों में भारत को एक थियोक्रेटिक स्टेट में बदलने की चेष्टाएं की जा रही है, चाहे वो हिंदू राष्ट्र के नाम पर किया जा रहा हो या किसी और तरीके से। लेकिन जो सेक्युलर स्टेट है, जो एक धर्मनिरपेक्ष या जो कई लोग पंथ निरपेक्ष उसको कहते हैं, समाजवादी लोकतांत्रिक गणराज्य जो हमारे संविधान के प्रस्तावना में कहा गया है, उन पर हमला लगातार हो रहा है। ऐसे में उन सारे मूल्यों को याद करने की ज़रूरत है
जो हमारे आज़ादी के सेनानियों ने, खासतौर से भगत सिंह और उनके साथियों ने अपने लिए चुने थे। वे एक सेक्युलर स्टेट चाहते थे, वो एक वैज्ञानिक चेतना युक्त समाज का निर्माण करना चाहते थे और उसके लिए सर्वोच्च बलिदान देने के लिए तैयार थे। जो जलियांवाला बाग की घटना हुई, जिसमें हमारे अनेकों देशवासी अंग्रेज शासन की गोलियों से मारे गए, उससे भी प्रेरित होकर के इस निरंकुश सत्ता को हटाने का काम क्रांतिकारी तरीके से करने का निर्णय भगत सिंह और उनके साथियों ने किया। नौजवान भारत सभा, हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी एसोसिएशन, ऐसे संगठनों का निर्माण हुआ और पूरे देश में लोगों को संगठित करके ब्रिटिश साम्राज्यवाद के खिलाफ खड़ा करने का जो एक मुहिम भारत में प्रारंभ हुई, उसका नेतृत्व भगत सिंह जैसे क्रांतिकारियों ने किया और उनकी लोकप्रियता पूरे देश में उस समय थी। तो उस पृष्ठभूमि में अगर हम देखें, हिम्मत जी ने प्रारंभिक अपने वक्तव्य में बताया कि किस तरह उन्होंने जेल जाना स्वीकार किया और फांसी के तख्ते पर चढ़ने से भी नहीं डरे। तो ऐसा उस काल में मुझे लगता है कि जिस साम्राज्यवादी शासन का दमन और शोषण पूरे भारत में था, दुनिया के अनेक देशों में था, उसके खिलाफ इससे कमतर कोई लड़ाई हो नहीं सकती। आज के समय एक नए किस्म का साम्राज्यवाद सारी दुनिया पर हावी है, जो नव उदारवाद के माध्यम से, दुनिया की नई आर्थिक संरचना के माध्यम से और एक ध्रुवीय विश्व की रचना के बाद से पिछले लगभग 30 वर्षों में पूरे दुनिया पर थोपा जा चुका है। ये बात अब सही है कि जिस वैश्वीकरण का नारा दे करके अमेरिकी साम्राज्यवाद ने दुनिया में उदारवाद को स्थापित करने की चेष्टा की और पूंजी के निर्बाध आवागमन के लिए देश की सीमाओं को कमज़ोर करने का काम किया, अब वह देश स्वयं संकीर्ण राष्ट्रवाद की ओर बढ़ रहा है और दुनिया में जितनी साम्राज्यवादी ताकतें हैं, बड़े देश हैं, वे सब उसी संकीर्ण राष्ट्रवाद की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं। और यही कारण है कि दुनिया में संसाधनों पर कब्जे का एक संघर्ष कई वर्षों से चल रहा है, जो अब और अधिक तीव्र हो गया है। ऐसे में मैं समझता हूँ कि भारत में जो लोग इस समय सत्ता में हैं, इन सारे सवालों पर बहुत ही निरपेक्ष और जिसको हम कहते हैं तर्क संगत दृष्टि नहीं रख पा रहे। उनका झुकाव कुछ साम्राज्यवादी ताकतों की तरफ है और इसके अलावा, जैसा मैंने पहले कहा, वे एक भारत में धार्मिक सत्ता की स्थापना करना चाहते हैं। इसलिए आवश्यक ये है कि हम शहीद आज़म भगत सिंह के विचारों को दोबारा पढ़ें। उनका एक बहुत ही प्रसिद्ध निबंध है, मैं नास्तिक क्यों हूँ, उसको समझने की आवश्यकता है, जिसमें वे ये कहते हैं कि मैं किसी अहंकार के वशीभूत होकर के अपने आप को नास्तिक नहीं मानता, बल्कि वो ये कहते हैं कि दुनिया के जितने परिवर्तन हैं, उनके अंदर प्रकृति के संबंध, प्रकृति की ताकतों के जो अंतःक्रियाएँ हैं, उन सब से, और वो डार्विन का भी उसमें उल्लेख करते हैं, जिन्होंने थियरी ऑफ एवोल्यूशन दिया और उन्होंने कहा कि उसके माध्यम से हमको संसार को समझना चाहिए। अपने नास्तिक होने के कारणों का उल्लेख करते हुए वे लेनिन का जिक्र करते हैं, ट्रॉट्स्की का जिक्र करते हैं और वो ये कहते हैं कि जिन क्रांतिकारियों ने दुनिया में क्रांति की, अलग को जगाया और दुनिया को आगे बढ़ाया, वे अधिकांश लोग नास्तिक थे, इसलिए उनका भी रुझान नास्तिकता की ओर बढ़ा। और वो ये कहते हैं कि जेल में रहने के बाद भी बहुत सारे लोगों ने उनसे कहा कि अपने अंतिम समय में आप ईश्वर को याद करें। तो उन्होंने कहा कि यही मेरी परीक्षा का सही समय था, जब सब कुछ सामान्य हो, अच्छा हो, तब तो कोई व्यक्ति किसी भी विचार को मानने की स्वतंत्रता रखता है और हो सकता है कि ईश्वर को माने न माने, लेकिन संकट के समय में, जब आपके प्राण पर संकट हो, तब भी अगर आप अपने प्रतिबद्धता के प्रति कायम रहते हैं, उस विचार को मानते हैं, वही सच्ची उसके प्रति समर्पण भावना है। तो ये सारे विचार मुझे लगता है आज के समय में इसलिए प्रासंगिक है कि हमारी जो वैचारिक प्रतिबद्धता है वो शिथिल हो रही है देश में,
अनेक लोग ऐसे हैं जिनके राजनीतिक प्रतिबद्धताएं बहुत आसानी से और बहुत तेज़ी से बदल जाती हैं। तो भारत में जिस तरह का पूंजीवाद आ गया है, जिस तरीके का शोषण बढ़ा है, जिस तरीके का सरकार का लोक कल्याणकारी स्वरूप समाप्त हो गया है, पूंजीपतियों का और कॉरपोरेट का कब्जा पूरे देश पे संसाधनों पे होने लगा है। आम लोगों की तकलीफ़ों के प्रति सरकारें एक तरीके से उदासीन हैं। ऐसे में एक व्यापक वैचारिक क्रांति की भी आवश्यकता है। लोगों को बेहतर संगठित करके सरकार को एक तरीके से उखाड़ फेंकने की भी आवश्यकता है और एक नया निज़ाम जो ज़्यादा लोकतांत्रिक हो, समाजवादी मूल्यों पर काम कर सके और धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांतों में यकीन करने वाला हो, उसकी स्थापना करने की आवश्यकता है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि ऐसा नहीं है कि इससे प्रयास नहीं हो रहे हैं। ये बात ज़रूर है कि उनको और अधिक संगठित करने की आवश्यकता है और हम जो लोग शहीद आज़म भगत सिंह के विचारों को अपनाना चाहते हैं, उनके मार्ग पर चलना चाहते हैं, अभी भी आशान्वित हैं। कोई निराशा का भाव हमारे मन में नहीं है, चाहे कितना ही बुरा समय हो, कितना ही नकारात्मक समय हो। जैसा हिम्मत जी ने प्रारंभ में कहा, विकल्पहीन नहीं है दुनिया। मैं मानता हूँ कि इस देश में अब भी ऐसा कोई स्थिति नहीं है कि हम वर्तमान सत्ता को ही अंतिम मान लें, जैसे दुनिया में पूंजीवाद को अंतिम व्यवस्था मान लें। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। हम एक बेहतर दुनिया का निर्माण कर सकते हैं और इसके लिए दुनिया भर के जो क्रांतिकारी विचारक हुए हैं, उनके विचारों को समझ करके, उनको अपने जीवन में अपना करके हम एक बेहतर दुनिया बना सकते हैं। यही बात मैं कह करके अपना वक्तव्य समाप्त करना चाहता हूँ और मैं अब आदरणीय चौधरी साहब को आमंत्रित करता हूँ कि वे अपनी बात कहें और ख़ास तौर से उस साम्राज्यवादी परिवर्तन को ज़रूर हमारे श्रोताओं के लिए स्पष्ट करें कि जो साम्राज्यवाद भगत सिंह के जीवन काल में था, ब्रिटिश साम्राज्यवाद, और आज जिस तरीके का साम्राज्यवाद है, उसको हम किस तरह से देख सकते हैं। धन्यवाद आदरणीय चौधरी साहब। धन्यवाद चंडाले सर, आपने बहुत ही संक्षेप में और सारे तथ्यों को समेटते हुए भगत सिंह के विचार, उनके जीवन का तरीका और उनके क्या आदर्श थे, उनको लेके आपने एक तरीके से परिपूर्ण बात रखी है। और संक्षेप में कहने के लिए और कोई बहुत ज़्यादा अब उसमें गुंजाइश नहीं रहती है, क्योंकि आपने लगभग सभी पहलू छू लिए। हिम्मत जी ने सबसे पहले जो बात कही वो ये थी कि आज के दौर में भगत सिंह कोई क्यों नहीं बनना चाहता है। तो इसके लिए मैं मध्यम वर्गीय हमारे दोस्तों से और यहाँ वहाँ सुनते रहते हैं कि लोग चाहते तो हैं कि भगत सिंह पैदा हो, लेकिन हमारे घर में नहीं पैदा हो, पड़ोसी के घर में पैदा हो। ये जो मानसिकता है और ये जो आत्म केंद्रिता है, स्वयं को प्रोटेक्ट करने की और दूसरे के यहाँ बलिदान देखने की, ये एक पूंजीवादी निर्मिति है जो आत्म केंद्रित करती है व्यक्तियों को और इतना असुरक्षित कर देती है कि व्यक्ति दूसरे के बारे में, देश की तो बात छोड़िए, दूसरे के बारे में, पड़ोसी के बारे में भी सोचना भूल जाता है एक तरीके से। तो पूंजीवाद का मूल चरित्र ये है कि वो असुरक्षा पे जिंदा है, वो तरह तरह के भय पैदा करता है और इन भय ध्वन से फिर जनता को नियंत्रित करते हुए पूंजी का मुनाफा लगातार उसमें चलता रहता है और उसी तरह की राजनीतिक व्यवस्था को वो संचालित करता रहता है जो आज हमारे देश में है। खैर, हम यहाँ भगत सिंह के अवदान की बात करें और ये सोचें कि आज के ज़माने में भगत सिंह के विचार किस तरह से मौजूद हैं, और अगर दूसरे शब्दों में कहें, अगर आज भगत सिंह होते तो क्या करते, किस तरह की व्यवस्था चाहते। मैं पहली बात तो ये कहना चाहता हूँ कि भगत सिंह जो है और उनके साथी, अकेले भगत सिंह नहीं, उनके तमाम साथी जो इस मुहिम में लगे हुए थे, वो 3-4 तरह की परिस्थितियां अपने सामने देख रहे थे। एक तो वो जो सारा देश देख रहा था, कांग्रेस भी देख रहे थे, जो आज़ादी की लड़ाई जिसको हम सामान्य भाषा में बोलते हैं, जो साम्राज्यवाद के खिलाफ अमेरिकन का ये जो ब्रिटिश साम्राज्यवाद हमारे देश में था, जो 250 पौने 300 वर्षों से वहाँ चल रहा था, उसके खिलाफ
एक राजनीतिक आज़ादी की लड़ाई, जो एक बड़ी लड़ाई थी, वो थी। वो प्रेरित संभवतः उसी से होके आए, लेकिन उनके विचारों का विकास हुआ तब उन्होंने जाना कि अगर हम इन अंग्रेजों को, इन साम्राज्यवादी ताकतों को यहाँ से भगा भी देंगे, तो जो हिंदुस्तान का जो आम नागरिक है, जो मजदूर, किसान, मेहनत कश कौम है, उसको उसका कोई बहुत लाभ नहीं मिल पाएगा। और इसलिए उन्होंने कहा कि हमारी लड़ाई केवल यहाँ तक नहीं रुकेगी कि हम गोरे साहबों को भूरे या काले साहबों से एक तरीके से प्रतिस्थापित कर दें। ये जो लड़ाई है, हमारी जो लड़ाई है, वो मनुष्यता की लड़ाई है, एक ऐसे समाज के निर्माण के लिए लड़ाई है जहाँ कोई राष्ट्र किसी राष्ट्र का शोषण नहीं कर सके, कोई मनुष्य किसी दूसरे मनुष्य का शोषण नहीं कर सके। तो ये जो लड़ाई है, गुणात्मक रूप से उस जमाने के बाकी जो विचार थे, आज़ादी की जो लड़ाई थी, उससे ज़्यादा व्यापक लड़ाई थी। और इसलिए उन्होंने अपने आप को, जैसे पहले ही उन्होंने अपने पिता को लिखी चिट्ठी में भी कहा था कि वो एक तरीके से अपनी ज़िंदगी को वक्फ कर चुके हैं, दान कर चुके हैं, और एक बड़े आला उद्देश्य के लिए उसको लगा चुके हैं, और इसलिए उसमें कोई निजी स्वार्थ की जगह नहीं है। तो इतना बड़ा उद्देश्य लेके चलने वाला वो, मुझे लगता है कभी कभी परिस्थितियां ही निर्मित करती हैं उसको, और कभी कभी वैसे लोग कभी कभी ही पैदा होते हैं। लेकिन ये बात नहीं है कि लोग पैदा ही नहीं होते हैं। वैसे आज भी हम देख रहे हैं कि मजदूर, किसान, गरीब के लिए लड़ाई लड़ने वाले हम यहाँ वहाँ सारे देश भर में लोग देखते हैं, बल्कि दुनिया भर में लोग देखते हैं। वो तमाम खतरों को झेलते हुए, जैसे आपने अभी आज एक नाम लिया वांगचुक का, वांगचुक की लड़ाई ठीक है, वो लड़ाई नहीं है, लेकिन अपने स्थानीय लोगों की, उनकी भी लड़ाई कोई कम महत्वपूर्ण लड़ाई नहीं है। और वो एक तरीके से उस पथ पे हैं जिस पे भगत सिंह थे। उनकी लड़ाई हो सकता है समाजवाद के लिए नहीं हो, लेकिन वो अपने लोगों के लिए एक अच्छी जिंदगी की लड़ाई तो लड़ ही रहे हैं, जो एक तरीके से व्यापक लड़ाई जो भगत सिंह लड़ रहे थे उसका एक हिस्सा ही माना जा सकता है। तो ये जो लड़ाई है, जो भगत सिंह की जो लड़ाई थी, वो बड़ी लड़ाई थी। और आज भी उस लड़ाई में भगत सिंह ने कभी नहीं कहा कि ये लड़ाई अंग्रेजों के जाते ही समाप्त हो जाएगी, बल्कि वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने इस बात की पहचान की कि ये लड़ाई लंबी चलने वाली है और ये खाली यहाँ समाप्त नहीं हो जाएगी। और इसीलिए उन्होंने जो मैंने पहले जो बात कही उसको दोहराने की जरूरत नहीं है कि ये लड़ाई लंबी चलने वाली है और यहाँ समाप्त होने वाली नहीं है। उनके समय में जो खतरे थे, वो आज़ादी की लड़ाई के लिए जो खतरे थे, उनको चिन्हित करते हुए उन्होंने सांप्रदायिकता को सबसे बड़ा जिम्मेदार ठहराया था। और आज हम देख रहे हैं कि आज की जो सत्ता है, जो काले या भूरे अंग्रेजों की एक तरीके से हम सत्ता कह सकते हैं, जो पूंजी के दबाव में है, वो सत्ता सांप्रदायिकता का उसी तरह से इस्तेमाल कर रही है जिस तरह से साम्राज्यवादी अंग्रेज इस्तेमाल कर रहे थे। और आज सबसे बड़ी बात यह है कि अंग्रेज तो इतना बड़ा विभाजन पैदा नहीं कर पाए, हालांकि वहां भी बहुत दंगे हुए, लेकिन आज एक आज़ाद देश में, राजनीतिक रूप से आज़ाद देश में, जहां हर आदमी को वोट देने का अधिकार है, ये सांप्रदायिकता का हथियार किस तरह से सत्ता पे कब्जा करने के लिए और पूंजी का नियंत्रण बनाए रखने के लिए जो औजार बना हुआ है। और इसलिए मुझे लगता है कि भगत सिंह पहले से कहीं ज़्यादा मौजूद आज हैं, क्योंकि तब दुश्मन था, वो दिखता था, उसका चेहरा दिखता था, वो हमसे अलग था। लेकिन आज जो चेहरा है उसको पहचानना, वैसे पहचानते हैं, लेकिन हम में से ही है। वो बहुत सारे रंग उसमें डाल दिए जाते हैं, जाति के रंग, धर्म के रंग, क्षेत्र के रंग, आदिवासियत, गैर आदिवासियत के रंग, दलित के रंग, ये सारी चीज़ों को देखते हुए आज की जो लड़ाई है वो पहले से भी मानता हूँ ज़्यादा मुश्किल लड़ाई है। और आज की लड़ाई में, जहाँ पहले की लड़ाई में साम्राज्यवादी अंग्रेजों के साथ कोई खड़ा नहीं था दुनिया में, आज की जो पूंजीवाद के खिलाफ जो लड़ाई है, जो बड़ी लड़ाई है, उसमें केवल हमारे देश का पूंजीपति शामिल नहीं है। उस देश में अमेरिका तक की तमाम साम्राज्यवादी ताकतें हैं, जो नए तरह का जो साम्राज्यवाद है, वो सारी ताकतें उसमें एकजुट हैं। इसलिए आज जो लड़ाई है वो पहले से कहीं ज़्यादा लड़ाई है। और आज के भगत सिंह भले ही भगत सिंह की तरह से दिखते नहीं है, लेकिन उनका जो है वो ज़्यादा चुनौतीपूर्ण मामला है। इसी तरह से एक बात तो आपने कही दी कि वो धार्मिक धर्मांधता के खिलाफ बहुत खिलाफ थे और उसको समाज में एक बड़ा खतरा मानते थे। और इसलिए उन्होंने बहुत स्पष्ट किया कि ये जो धर्मांधता है, ये देश को अंधे कुएं में धकेलेगी। और वो स्वयं एक तरीके से कहिए तो एथियस्ट थे, वो नास्तिक व्यक्ति थे। उन्होंने घोषणा की, उन्होंने पत्र लिखा, उन्होंने कहा कि ये केवल मेरा कोई दम्भ नहीं है, बल्कि ये जो विज्ञान के द्वारा सामने लाई हुई जानकारी है,
और मेरा जो अध्ययन है उसका, उसके सामने, उसके सम्मुख ये सारी बातें आई हैं, उसके माध्यम से सारी बातें आई हैं। और इसलिए दुनिया को जब तक ये धर्मांधता के इस जाड़ से निकलेगी नहीं, तब तक ये लड़ाई, इस खिलाफ, ये जो शोषणकारी जो एक व्यवस्था बनी हुई है, इसके खिलाफ ये मुकम्मल लड़ाई लड़ पाना बहुत मुश्किल होगा। उन्होंने हमारे देश में जो सांप्रदायिक तरह की लड़ाई है, उसका इलाज क्या हो, दंगों का इलाज, उसके रूप में उन्होंने कहा इसके लिए जो वर्गीय चेतना है वो उभारना बहुत जरूरी है। उन्होंने उदाहरण भी दिया, जो 1914-15 में कलकत्ता में जो बड़े दंगे हुए, उसमें उन्होंने स्पष्ट किया कि किस तरह से वहाँ जो ट्रेड यूनियन लीडर्स थे वो उस दंगे में हिस्सेदारी नहीं की, बल्कि वो समझाने के लिए, अपने अपने समुदाय के लोगों को समझाने के लिए वो वहाँ उतरे। और आज हम फिर देख रहे हैं कि इस सांप्रदायिकता की जो मुहिम है, जो बीजेपी आरएसएस की जो मुहिम है, इसके खिलाफ अगर एंटीडोट हो सकता है, मुझे लगता है वो वर्गीय एकता, किसान मजदूर की एकता ही हो सकती है। और हम देखेंगे कि किसानों की लड़ाई में जब मजदूर और दूसरे वर्ग साथ हुए तो किस तरह से मुकम्मल तरीके से उस लड़ाई में उन्होंने जीत हासिल की। उन्होंने एक समस्या की और हमारा इशारा किया था, जो एक तरीके से हमारे समाज में ब्राह्मणवादी व्यवस्था है, उसमें जो ऊंच नीच है और जो अछूतपन तक की समस्या लादी हुई है, उसको भी वो सामने लाए। और उन्होंने कहा कि इस सामाजिक बीमारी से, जो कि व्यवस्था पे भी टिकी हुई है, जो संसाधनों के नियंत्रण के कारण भी टिकी हुई है, लड़ना बहुत जरूरी है। लेकिन ये लड़ाई कोई अलग से लड़ाई नहीं हो सकती, बल्कि ये जो हमारी साम्राज्यवाद और पूंजीवाद के खिलाफ जो लड़ाई है, उसी लड़ाई का एक हिस्से के बतौर लड़ी जा सकती है। तभी इस देश से जातिवाद और ये जातिवादी जो भेदभाव है, और जिसका सबसे कुरूप रूप जो अस्पृश्यता समाज में है, जो जातियों के आधार पर बनी हुई है, वही हो सकती है। तो मुझे लगता है कि वो बीमारियां आज भी हमारे देश से निकली नहीं है, बल्कि एक भिन्न रूप में पहले से भी मजबूत तरीके से जुड़ी हुई है। और इसलिए हम सब के लिए भगत सिंह के विचार और उनकी प्रेरणा बहुत मौजूद है। और हम लोग जो भी इस बात को समझते हैं, हमारे स्तर से, राजनीतिक रूप से, हमारी अपनी पार्टियों में, अपने संगठनों में हम इसके खिलाफ लड़ भी रहे हैं। भले ही हम भगत सिंह नहीं हैं, लेकिन वो रास्ते पे जरूर हैं, और हमें आशा है कि इस लड़ाई को हम निश्चित रूप से जीतेंगे। धन्यवाद। पीयूष जी। आपका बंद कर दो। अरे आप बोलो। धन्यवाद चौधरी साहब, प्रोफेसर चंडालिया साहब। आपने भगत सिंह के जीवन, उनके सिद्धांतों पर सेव भी नहीं हुआ। गया। फोन तो नहीं। चल रहा है। नहीं, हाँ, ये आप तो बोलते रहो, अंधेरे में सिद्धांतों पर विस्तृत विवेचना कर दी है। मैं तो केवल भगत सिंह जी की, जो आज हिम्मत जी ने जो विषय रखा था कि कोई भी आज भगत सिंह क्यों नहीं बनना चाहता है, और आप दोनों विद्वान जनों ने यही बताया कि आज भगत सिंह बनने की ज़्यादा प्रासंगिकता है। और प्रासंगिकता इसलिए है कि देश में सांप्रदायिकता का नंगा नाच हो रहा है। अस्पृश्यता जो बीच में कुछ समय कम हुई थी, बिल्कुल समाप्त तो नहीं हुई थी, जातिवाद समझो या ऊंच नीच का भेदभाव समझो, वो आज बढ़ता जा रहा है। खाई बढ़ रही है, आर्थिक असमानता ज़्यादा बढ़ रही है। आज़ादी के 75 सालों में कम होनी चाहिए थी, वो ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है। तो भगत सिंह के जो सिद्धांत थे, या देश को प्रगति के लिए जो उनकी सोच था, उसके विपरीत काम अधिक हो रहा है। तो भगत सिंह बनना, जैसे अभी हमने कहा कि पड़ोस में फांसी की सज़ा पड़ोसी हो, मैं तो कह रहा हूँ पड़ोसी को फांसी की सजा की बात क्या, आज तो छोटा मोटा आंदोलन, हिम्मत जी का तो पूरा जीवन आंदोलन और इसका संघर्ष रहा है। कोई छोटा मोटा आंदोलन या जन संघर्ष जो अपने वार्ड लेवल का होता है या मोहल्लों का होता है, वो संघर्ष भी कोई मध्यम वर्ग का, जैसे चौधरी साहब ने बताया, उस संघर्ष को भी नहीं करना चाहते हैं। बाहर कोई इस प्रकार की बात हो रही होती है तो अपनी खिड़की से झांक के वो देखना चाहते हैं कि कोई एक दो जने दूसरे लड़ ले और हमारी समस्या का समाधान हो जाए। संघर्ष, आंदोलन और उसकी क्रांति, इन तीनों के आज़ादी से पूर्व भगत सिंह आइकॉन थे। और मैं आज की युवा पीढ़ी के लिए सबसे ये पाठ्यक्रम बदल रहे हैं, विश्वविद्यालय स्तर का, देश के स्तर का,
मैं कहता हूँ भगत सिंह को पढ़ाना प्राइमरी स्कूल से लेकर सेकेंडरी स्कूल तक जितनी बार पढ़ाया जाए पाठ्यक्रम में उतना कम है। देश में यदि भगत सिंह को यदि युवा पढ़ लेगा तो मैं सोचता हूँ काफ़ी कुछ समस्याएं और युवा वर्ग जो आज गैर जिम्मेदार हरकत करता है, राष्ट्रीय संपत्ति का नुकसान करता है, उस समय अंग्रेजों की हुकूमत में पार्लियामेंट में इतनी हिम्मत रखकर जो पर्चा फेंकना, आज सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाते हैं, अपनी बात कोई नहीं पहुंचाना चाहता है, तो उनका जो रास्ता था उसको अपनाने की आवश्यकता है। जय हिंद, जय भारत। आप सभी विद्वान लोगों का बहुत बहुत आभार कि आपने इस पैनल चर्चा में भाग लिया और हमारे दर्शकों को भगत सिंह के बारे में बताया और ये भी बताया कि आज भगत सिंह कोई भी भगत सिंह क्यों नहीं बनना चाहता है। भगत सिंह बनना कोई आसान काम नहीं है। वैसे भगत सिंह के बनने के लिए सबसे पहले तो अपरिग्रही जीवन होना चाहिए, जीवन का भी त्याग करने की कुव्वत होनी चाहिए, हैसियत होनी चाहिए, तभी कोई भगत सिंह बन सकता है। तो इस अवसर पर मैं ज़्यादा न बोलते हुए इस को यहीं पे समाप्त करता हूँ और आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो आप इसको आगे फॉरवर्ड करें, लाइक करें और अगर आपने अभी तक भी हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब न किया है, महावीर समता संदेश को, तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना न भूलें। जय हिंद।